Today we describe about Euclid part 2. Please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Now we describe about HCF and LCM and its application in Euclid part 2. Before it, we have also understand about the terminating and non-terminating decimal. जैसे किसी भी फ्रैक्शन को जब आप डिसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देखना होता है कि वो टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे अगर आप 3/5 यानी 3 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिसिमल 0.6 तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर रिमाइंडर बचता ही चला जाए, रिमाइंडर 0 ना हो, तो ऐसी कंडीशंस में वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो सकता है और नॉन रिपीटिंग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई डिवाइड किया 10/3, तो 10 में जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 3 कोशेंट देते हैं, 1 आ गया, डिसिमल 0, फिर कोशेंट 1 हमेशा बचते चला जा रहा है, मतलब जो कोशेंट है वो 3 के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिकरिंग में चला जाता है। अगर वो चीजें आती 2.4563 मतलब रैंडमली आता, अगर वो चीजें रिपीट नहीं होती तो वो नॉन रिपीटिंग कहलाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ही आएगा। और यहाँ रिपीटिंग में केवल एक ही डिजिट नहीं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, अगर कोई भी जैसे 2 3 5 फिर से 2 3 5 2 3 5 अगर ऐसे भी आ रहा है तो भी वो रिपीटिंग कहलाएगा, यानी रिकरिंग कहलाएगा। और जो ऐसे रैंडमली आएगा वो नॉन रिपीटिंग के सीरीज में आता। अब ये तो आपने देखा कि एक्चुअल डिवीजन के द्वारा हमने फाइंड किया कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है, ये एक्चुअल डिवीजन के द्वारा। अब है कि एक्चुअल डिवीजन करना नहीं और आपको फाइंड करना है कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। तो पहले देखिए इसे, जैसे आपको मालूम है कि न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में, उसे डिसिमल में रिप्रेजेंट करते समय, और जो डिनोमिनेटर अगर आता है 2 और 5 के रूप में, यानी डिनोमिनेटर को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर वो 2 और 5 के रूप में आता है तो ये समझा जाएगा कि यह टर्मिनेट करेगा, यह टर्मिनेटिंग है। और 2 5 के अतिरिक्त यानी इसके अलावे अगर कोई दूसरा डिजिट उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये जो आप फ्रैक्शन लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे 6/15। अब अगर आप इसे, ये तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बावजूद इसको अगर इस रूप में देखना चाहेंगे, 15 का आप निकालेंगे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 × 5 आएगा। तो जाहिर है कि ऐसे दिखने में लगेगा कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया, 2 नहीं आया, उसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से 3 आ गया, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब आइए, अब इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 5, या लिख सकते हैं 5^1 × 2^0, यानी अब इसे हम 5 और 2 के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रियल में ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। मतलब टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले आपको जो भी फ्रैक्शन दिया गया है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 आ रहे हैं, मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2^m और 5^n के रूप में आ रहा है, तब आप कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा अगर 2^m × 5^n × 3 कुछ भी आ जाए, 7 कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जा रहा है तो निश्चित रूप से वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे आपने पहचान कर लिया, बिना एक्चुअल डिवीजन के, विदाउट एक्चुअल डिवीजन के आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब है कि एक तो आपने देखा कि 10/3 में आपने जब डिवाइड किया तो डिसिमल में उसका कितना रिप्रेजेंटेशन आ रहा है वो आपने देख लिया। लेकिन अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन
विदाउट एक्चुअल डिवीजन में उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देना है। ये कैसे पता लगाते? जैसे मान लीजिए कि 7/4/2 5/4 है। अब इसे हमको सबसे पहले तो ये देख, दो तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। इसमें मोंटीशा में कितने डिजिट होंगे, यानी दूसरे शब्दों में डिसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, अगर इसका हम वैल्यू निकालें तो हमको वैल्यू निकालना नहीं, ऐसा ही पहचानना। तो इसमें आप देखिए 2 3 है, 2/3 है, 5/4 है। ग्रेटर कौन है? 5/4। तो जाहिर है कि इसके पूरे जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे उसमें डिसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे, मतलब मोंटीशा में डिजिट जो होगा वो 4 होगा। ये तो आप बिना एक्चुअल डिवीजन के पता कर लिए कि डिसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा, मतलब मोंटीशा में कितने डिजिट होंगे। लेकिन अब निकलेगा कैसे? तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये 4 है या 3। जाहिर है कि हमको दोनों को इक्वल करना है, 2 और 5 को इक्वल करना है। तो ये 2 यहाँ लेस है और 5 मोर है, तो 2 से कितना लेस है? 1। तो एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, एक 2 से नीचा मल्टीप्लाई करिए, ऐसे हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए और अब हो गया 2/4 5/4। इसका मतलब है कि मोंटीशा में 4 डिजिट देना है, जबकि यहाँ 3 डिजिट है तो एक 0 लगेगा, अर्थात आपका हो जाएगा 0 1 4 8। ये मोंटीशा का डिजिट हो गया, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.0148। आपने डिवीजन नहीं दिया, यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन का आप किसी भी फ्रैक्शन को डिसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ये पता कर सकते हैं कि मोंटीशा में डिजिट कितने हैं। अब आता है इस टर्म में HCF और LCM। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था यूक्लिड के लेमा के प्रयोग से, यूक्लिड लेमा के एप्लीकेशन से, या यूक्लिड जिसे आप यूक्लिड एल्गोरिदम कहेंगे, उसके द्वारा आप HCF और LCM निकाल सकते हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा होगा कि HCF और LCM निकालने के लिए HCF निकालने के लिए डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो HCF LCM तो आप निकाल लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम में। जब आप वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू HCF एंड LCM, जब भी आप HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम में जाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी वही होती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां HCF निकलेगा और कहां LCM निकलेगा, और यही मेन पॉइंट है। तो इसे समझने के लिए समझिए, जो चीजें आपके पास है अगर आप उसे पढ़ के देखें, उसे क्वेश्चन को रीड करके देखें कि जो आने वाला आंसर है अगर उससे मोर आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, तो निश्चित रूप से आप वहां LCM निकालेंगे अगर मोर आने वाला है तो। अगर कम आने वाला है, लेस आने वाला है, तो वहां आप HCF निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 3 आदमी है जो हर 6 मिनट पर कोई आदमी बोलता है, कोई आदमी 12 मिनट पर बोलता है, कोई आदमी 18 मिनट पर बोलता है। 6 है, 12 है और 18 है। अब है तीनों एक साथ एक बार बोल लिए, अब तीनों अपने अपने इंटरवल में बोलेंगे, तो कितने समय बाद फिर तीनों एक साथ मिलेंगे? तो जाहिर है कि वो जो आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो 6 या 12 या 18 से कम तो नहीं आएगा, वो जो भी वैल्यू आएगा उससे ज्यादा में आएगा। तो वहां हम LCM का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 400 बुक है मैथ का, 400 बुक्स मैथ का हो गया, 200 बुक्स मान लीजिए साइंस का हो गया, 300 बुक इंग्लिश का हो गया। अब आपको उसे किसी रैक में सजाना है, नंबर ऑफ रैक्स मालूम नहीं है, किसी भी आप रैक में सजाएंगे तो जो एक रैक में नंबर ऑफ बुक्स मैथ के होंगे, अगर पहले से मैथ के 400 है तो उस रैक्स में 400 या 400 से कम होंगे, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं। तो वैसे कंडीशंस में हम निकालेंगे HCF, मतलब जहां संभावना हो, जहां प्रोबेबिलिटी हो कि इससे मोर आएगा तो वहां हम निकालेंगे LCM, और जहां हो कि उससे इक्वल आ जाए चाहे उससे लेस आ जाए तो वहां हम निकालेंगे HCF। वैसे भी जानकारी के लिए रखिए, वैसे HCF LCM निकालने के लिए हम सेट थ्योरी मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट थ्योरी जिस समय पढ़ाएंगे उस समय सेट थ्योरी मेथड से भी आप HCF LCM बनाने का तरीका हम बताएंगे। यहाँ फिलहाल देखिए,
अगर ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो याद रखेंगे कि जो इसका एलसीएम आएगा हमेशा ए और बी या तो ए के इक्वल, अगर ए स्मॉलर है बी से निश्चित रूप से, तो ए के वैल्यू के बड़ा इक्वल आएगा, या सॉरी एलसीएम निकाल रहे हैं तो बी के वैल्यू के इक्वल आएगा या फिर बी से मोर आएगा। और यही अगर एचसीएफ निकालना हो तो इसका एचसीएफ का जो वैल्यू होगा वो इसके स्मॉलर यानी स्मॉलर के इक्वल होगा या उससे भी स्मॉलर होगा। तो हम समझ लीजिए एक बार और कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर ए इज स्मॉलर देन बी तो इसका जो एलसीएम निकालिएगा वो एलसीएम का जो वैल्यू होगा इज इक्वल और ग्रेटर देन बी। अब वहीं एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इज इक्वल और स्मॉलर देन ए। जाहिर है कि एचसीएफ छोटा होगा और एलसीएम ग्रेटर होगा, ये हमेशा की तरह होगा किसी भी स्थिति में। तो सेम इसी तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब अब दो ट्रिक है और कि ये कभी कभी रिमाइंडर देता है, क्वेश्चंस में आपको रिमाइंडर दे देता है, तो रिमाइंडर की स्थिति में आप 3 चीजें और इंक्लूड कर सकते हैं और इन 3 स्टेप्स को अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।